हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर में। दोस्तों, ये सी टेट प्रिपरेशन का सेट नंबर 5 है और आप देख सकते हैं इसकी जो परीक्षा की जो तारीख है वो 16 फरवरी 2014 आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। 16 फरवरी 2014 का ये पेपर हुआ है और ये सीडीपी पेपर है, पेडागोजी से संबंधित। आप लोग अगर इससे पहले की वीडियो अगर कि नहीं देखे होंगे सेट नंबर 1 2 3 4 तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए हम वीडियो को देखते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ आप लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 1 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न 1 क्या कह रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ठीक है, इसका सही जवाब ये होगा। दोस्तों, आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी होता है सीटेट का क्वेश्चन पेपर और बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसलिए मैं प्रश्न के साथ के बाद तुरंत इसका आंसर दे रहा हूँ और सभी विकल्प को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपकी इच्छा है तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 2 ये है। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर जो आधारित है वह है पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, पारस्परिक शिक्षण जो है ये वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। ये कोहल वर्ग के औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था की ओर संकेत कर रही है। औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था की ओर संकेत कर रही है। कौन? ये शिक्षिका। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि 14 वर्षीय देविका अपने नाम से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, तो वह क्या विकसित कर रही है? वह स्वायत्तता को विकसित कर रही है। इसे स्वायत्तता को विकसित कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जो जॉन डीवी के अनुसार है वो है विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ये जॉन डीवी ने कहा है। आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6। भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। फ्रेंड्स, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार जो है वह है भाषाघात। ऑप्शन नंबर 4 भाषाघात। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। देखिए, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत से कौन सा इसमें संबद्ध नहीं है? ऑप्शन नंबर 3। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ये देख लीजिए, कह रहा है कि
कि कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत, याद रखेंगे, बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। यही गलत है, क्योंकि प्रतिभाशाली व्यक्ति एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में अपनी विशिष्टता को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है। क्यों बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है? क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ठीक है, भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, यही बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद क्या है? तो कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। लाभकारी हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, विद्यालय आधारित जो आकलन है वो क्यों प्रारंभ किया गया था? इसलिए प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? इसमें 4 विकल्प है, उसमें से कौन सा एक भिन्न है? इसको पढ़ लेते हैं। पहला है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो ये जो है यही इससे भिन्न है, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 को देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? ये आपको मैच एक तरह से किया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 उसके सामने वो विशिष्ट क्षेत्र लिखा हुआ है, वैसे 2 उसके सामने विशिष्ट क्षेत्र। तो वही कह रहा है कि कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आपको अगर पढ़ना होगा तो फ्रेंड्स पढ़ लीजिएगा सभी ऑप्शन को, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापक, ठीक है, ये विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है? इसका ये मैच जो है सही है, प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें? देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है 13 का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, क्योंकि जब किसी भी बच्चे को यदि हम मोटिवेट करते हैं तो उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को व्यक्त करना चाहिए कि नहीं तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, न्यून अवधान सक्रिय विकार। ठीक है, न्यून अवधान सक्रिय विकार ये विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विभेदित अनुदेशन से संबंधित है। किससे? विभेदित अनुदेशन से संबंधित है। फ्रेंड्स
यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ये 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट होगा। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो विद्यालयों में जो समावेशन होता है वो मुख्यतः किस बिंदु पर केंद्रित होता है? ऑप्शन नंबर 1 विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर केंद्रित होता है। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर केंद्रित होता है। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है कि बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का क्या कारण है? बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। तो क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। ये अगर इस व्यवहार को बच्चा अर्जित कर लेता है कि नहीं हम सफल हो ही नहीं सकते हैं, तो यही निस्सहायता का कारण हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। क्या परामर्श दिया सकता है? ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? फ्रेंड्स इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए। यहाँ पे ये छोटा सा वर्ड ही आपको कंफ्यूज कर देता है और आप गलत करके आ जाते हैं। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 अंतर्दृष्टि उसे बाधित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है? एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? एक शिक्षिका जो है वो पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? तो फ्रेंड्स जो शिक्षिका है वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। क्लियर हो गया? वह जो शिक्षिका है वो बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रवृत्ति की त्रुटि कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विकासात्मक त्रुटि कर रहे हैं। दोनों जो बच्चे हैं वो कौन सी त्रुटि कर रहे हैं? वो विकासात्मक त्रुटि कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है देख लेते हैं। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 संज्ञान भावना के संबंध को स्पष्ट करता है। संज्ञान भावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिनकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे।
एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? सबसे कम प्रेरक कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ठीक है, ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो इसका कठोर अध्ययन करते हैं तो वही कह रहा है कि किस सिद्धांतकार का यह मत है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 मैस्लो का ये कथन है। किसका कथन है ये? मैस्लो ने एक सिद्धांत दिया था कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो कौन सा अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना, यही कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28, परिपक्व विद्यार्थी कैसे होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा कि परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। कैसे विद्यार्थी? परिपक्व विद्यार्थी। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। 29, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। उसके अंदर जो परिवर्तन होता है, व्यवहारिक परिवर्तन जो होता है, वो किस सैद्धांतिक आधार का हो सकता है? तो वह विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण के सैद्धांतिक आधार हो सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको कथन सत्य बताना है। चारों ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं। मैं इसका करेक्ट आंसर दे रहा हूँ कि ये ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट होगा, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।